तो कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि गर्म व चटंक रंग के परिधान के प्रयोग से व्यक्ति लगता है, क्या लगता है? आपके पास पहला है लंबा व नाटा, सेकंड है नाटा व छोटा, ए या बी दोनों, या फिर लास्ट में है आपका उपरोक्त कोई नहीं। आपको बताना क्या है कि आपको बस इतना बताना है कि अगर कोई व्यक्ति गर्म या चटक रंग के परिधान पहन रहा है, ठीक है, गर्म या चटक रंग के परिधान का प्रयोग कर रहा है तो वो कैसा दिखेगा? आप तुरंत आंसर क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 कि अगर व्यक्ति गर्म या चटक रंग, गर्म मतलब समझ रहे हैं, लाल हो गया, नारंगी हो गया, पीला हो गया, ये सब गर्म रंग होते हैं, और अगर कोई व्यक्ति गर्म रंग पहन रहा है तो वो कैसा लगेगा? वो आपका नाटा और छोटा लगेगा। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 2, कहा जा रहा है आपसे स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। स्टेनलेस स्टील जिसके हम लोग बर्तन यूज करते हैं, है ना, फ्राई पैन वगैरह आप देखते हैं स्टेनलेस स्टील के, तो कहा ये जा रहा है स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? पहला है लोहे को शुद्ध करके, सेकंड ऑप्शन है आपका पीतल को शुद्ध करके, तीसरा है तांबे को शुद्ध करके, और जो लास्ट ऑप्शन है वो है एल्यूमिनियम को शुद्ध करके। आपको क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करना है। आप आंसर क्या कर देंगे कि अगर हम स्टेनलेस स्टील की बात करें तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? लोहे को शुद्ध करना पड़ता है, लोहे को रिफाइन करके उसे परिष्कृत करके क्या किया जाता है? स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। यानी जो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है उसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या हो गया? ए हो गया। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 3, कहा क्या जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में? क्वेश्चन नंबर 3 कहा ये जा रहा है जन्मोत्सव, विवाह इत्यादि अवसरों पर की जाने वाली सफाई को कहते हैं। किसी के घर में शादी है, कोई कार्यक्रम है, ठीक है, बर्थडे, तो उस समय जो सफाई की जा रही है उसको हम क्या कहते हैं? आपके पास पहला है दैनिक सफाई, दूसरा है वार्षिक सफाई, और तीसरा है साप्ताहिक सफाई, और लास्ट आपका है सामयिक, मतलब कि समय के अकॉर्डिंग सफाई हो रही है। आप आंसर क्या करेंगे कि ऐसे को क्या कहा जाता है? सामयिक सफाई कहा जाता है। अब आकस्मिक तो है नहीं, है ना, चीजें हमें पता है, लेकिन चूंकि उस समय हमें जरूरत है साफ सफाई की इसलिए हम वो कर रहे हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा? सामयिक सफाई कहा जाएगा, समय की डिमांड के साथ। भाई दैनिक ये है नहीं, जन्मोत्सव रोज तो मनाया नहीं जाएगा, वर्ष में एक बार आपका वो दिवाली होली वाला होता है ना, तो कोई ऐसा अगर अवसर दिख रहा है और उस समय अगर आप सफाई करें तो उसको क्या कहा जाता है? सामयिक सफाई के नाम से जाना जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है उसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 14, कहा जा रहा है म्यूरल से तात्पर्य है। म्यूरल क्या है ये? पहला भित्ति चित्र है, दूसरा है मिट्टी की दीवारों पर चित्रकारी है, या ए और बी दोनों है, या फिर कोई नहीं है। अब ध्यान रखिएगा, दीवारों पर जो भी कलाकारी की जाती उसी को म्यूरल पेंटिंग कहते हैं। होता है ना, आपने देखा होगा स्प्रे लेकर के स्प्रे किया जाता है ना, बहुत सारे आप देखते होंगे आर्टिस्ट क्या करते हैं, उनके पास एक बॉटल होती है कलर वाली, उसमें कलर भरा होता है, उसको लेते हैं और स्प्रे करते चले जाते हैं ना। तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि और उसी को हिंदी में ये म्यूरल पेंटिंग को ही भित्ति चित्र भी कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं? भित्ति चित्र कहते हैं। आपको याद होगा हम लोगों ने ब्रूनो से को पढ़ा है, याद है? ठीक है, तो आप आंसर क्या करेंगे कि इसे हिंदी में भित्ति चित्र कहते हैं, और वास्तविकता में ये है क्या? तो दीवारों पर की जाने वाली जो चित्रकारी होती है उसी को म्यूरल पेंटिंग या म्यूरल आर्ट के नाम से जाना जाता है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कहा क्या जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में? ठीक है, यस, कहा क्या जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में? निवास हेतु एक यंत्र है। आपको बताना है निवास हेतु यंत्र कौन सा है। पहला है आपका घर, दूसरा है आपका ऑफिस, तीसरा है आपका रेन बसेरा, और लास्ट है कुटिया। कुटिया आप जानते हैं, छोटे घर को कुटिया कहा जाता है। ठीक है, वो जो छान छप्पर से बनाई जाती है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या करेंगे कि निवास हेतु एक यंत्र है। क्या है? तो निवास हेतु एक यंत्र क्या है? तो ये जो आपका घर है इसे ही निवास हेतु एक यंत्र कहा जाता है। यानी जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ओके, क्लियर होगी मेरी बात? ठीक है, ओके, अच्छा, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा क्या जा रहा है? अपने भीतर
छिपे गुणों को अभिव्यक्त करना कहलाता है। आपको बताना है, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, अपने भीतर छुपे गुणों को, अपने भीतर मतलब कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसके पास कुछ क्वालिटीज है, ठीक, तो उस क्वालिटी को क्या करना है, अभिव्यक्त करना है, रिप्रेजेंट करना है। और उस क्षमता को क्या कहा जाता है, क्या उसे सुंदरता कहा जाता है, या फिर उसे अभिव्यंजना कहा जाता है, या उसे विविधता कहा जाता है, या मौलिकता कहा जाता है। गृह सज्जा के ये सब सिद्धांत, ये जो चारों आपके आंख के सामने दिख रहे हैं ना, चारों ऑप्शन, चाहे वो सुंदरता हो, या फिर आपका अभिव्यंजना हो, या फिर आपका विविधता हो, या मौलिकता हो, एक्चुअल में ये क्या है, ये सारे के सारे आपके जो डेकोरेशन हम करते हैं, गृह सज्जा करते हैं, उसके सिद्धांत हैं। तो उसमें गृह सज्जा करते समय हम अपने विचारों के अकॉर्डिंग, अपने व्यक्तित्व के अकॉर्डिंग ही हम सजावट करते हैं। तो कहा जा रहा है अपने भीतर छिपे गुणों को अभिव्यक्त करना ही क्या कहलाता है, अभिव्यंजना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया बी, ठीक है, ओके। अच्छा, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। कहा क्या जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, गुणों का वह संयोजन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, गुणों का वह संयोजन जो आंखों, कानों व मन को आनंद व खुशी प्रदान करने वाला है, उसको हम क्या कहते हैं, आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, गुणों का, क्वालिटीज का वो कॉम्बिनेशन जिसमें हमारी आंखें, हमारा कान और हमारा मन, इनको आनंद मिले, खुशी मिले, उसको हम क्या कहेंगे, क्या उसको हम सुंदरता कहेंगे, लोकप्रियता मतलब बहुत पॉपुलर, फेमस, या फिर मौलिकता, मौलिकता का मतलब होता है वास्तविकता से, या फिर मितव्ययी, मितव्ययी का मतलब होता है इकोनॉमी, कम पैसे में बढ़िया काम, ठीक है। आप आंसर क्या करेंगे, उसे क्या कहा जाता है, सुंदरता कहा जाता है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। जहां पर आपके मन को आना, भाई कोई चीज मौलिक है, चाहे वो मौलिक ना भी है, ठीक है, चाहे वो आपका उसमें मितव्ययी तरीके से बनाया गया है, या फिर उसमें फिजूल खर्ची करके बनाया गया है, अगर वो हमारे आंखों को सुंदर लग रही है, अगर हमारे मन को शांति खुशी दे रही है, तो सिंपल सी बात है, उसमें सुंदरता का ही आकलन होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो गया, ए हो गया। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। कहा क्या जा रहा है, समय समय पर परिवर्तन करके, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी, समय समय पर परिवर्तन करके गृह सज्जा करना तथा कक्ष में विभिन्न शैलियों का सम्मिश्रण करना क्या कहलाता है। अच्छा, अब जरा आप देखें, हम लोग आपको स्टार्टिंग में बताया, हम लोग होम डेकोरेशन की बात कर रहे हैं ना, और होम डेकोरेशन में ये कहा जा रहा है समय समय पर चेंज करके डेकोरेशन करिए, है ना, मतलब एक ही डेकोरेशन बार बार मत करिए। आपको याद है हम लोगों ने डेकोरेशन के प्रिंसिपल में पढ़ा है कि अगर हम सजावट करें तो उसमें वेरिएशन होनी चाहिए, विविधता होनी चाहिए, है ना, तभी वो रुचिकर लगता है, नहीं तो वो क्या हो जाता है, उबाऊ हो जाता है, एक ही डेकोरेशन बार बार। ठीक वैसे ही अगर आपको रोज रोटी सब्जी रोटी सब्जी रोटी सब्जी खिलाया जाए तो आपका मन भर जाएगा ना। आप भी चाहते हैं कभी रोटी सब्जी मिले, कभी पूरी सब्जी, कभी छोले भटूरे, कभी पराठा, कभी राजमा, कभी छोला, ये सब चाहिए होता है ना, वेरिएशन चाहिए होता है, तभी खाने में इंटरेस्ट रहता है, तभी मजा आता है। तो ठीक वैसे ही डेकोरेशन में भी होता है, समय समय पर परिवर्तन करके गृह सज्जा करना तथा कक्ष में विभिन्न शैलियों का सम्मिश्रण करना क्या कहलाता है, मौलिकता, एक रूपता, विविधता या अभिव्यंजना। आप आंसर करेंगे इसे हम विविधता कहते हैं, वैरायटी कहते हैं। अभिव्यंजना भावनाओं को व्यक्त करना होता है। मौलिकता मतलब किसी भी चीज को, या अपने घर को आप सुंदर बना रहे हैं, सजा रहे हैं, डेकोरेशन करें, तो इतना मत डेकोरेशन कर दीजिए कि उसकी वास्तविकता ही ना दिखे, वो पता ही ना चले कि वो है क्या। ठीक वैसे ही कैसे आप लोग देखते हैं बहुत सारे पार्लर से लोग जाते हैं कुछ और बन के आते हैं, तो बिल्कुल पहचान में ही नहीं आते, पहचानना ही मुश्किल होता है, ये वही लड़की है, ये मेरी ही सहेली है, मेरी ही बहन है, मेरी ही बेटी है जो अभी गई थी और फिर निकल करके आ रही, वही है, पहचानना मुश्किल। मौलिकता क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो मौलिकता मतलब चीजें ओरिजिनल फॉर्म में रहें, इतना उस पे ना डेकोरेशन कर दिया जाए कि वो अपनी मौलिकता ही खो दे। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है क्या, ये कहा जा रहा है मानव के भावों की सहज अभिव्यक्ति का नाम है। जल्दी से आंसर करिए। यस, जी जी बिल्कुल, जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 है क्या कि मानव के भावों की सहज अभिव्यक्ति का नाम है, क्या है, क्या उसे हम ज्ञान कहेंगे, या हम उसे भाव कहेंगे, हम उसे ऊर्जा कहेंगे, या हम उसे कला कहेंगे। आप तुरंत बताएंगे मानव के भावों की सहज अभिव्यक्ति ही क्या है,
कला है। अब चाहे वो चित्रकारी की कला हो, चाहे वो नृत्य की कला हो, चाहे वो संगीत की कला हो, इन सब में व्यक्ति अपनी भावनाओं को ही क्या कर रहा है, व्यक्त कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया हमारा डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कहा क्या जा रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में? कला के तत्व के अंतर्गत तिरछी रेखा क्या संदर्भित करती है? जल्दी से आंसर करिए। ठीक है, यस, कहा ये जा रहा है, जी कहा ये जा रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में कि कला के तत्व के अंतर्गत तिरछी रेखा है ना, जो डायगोनल लाइन होती है, 4 प्रकार की रेखाएं होती है ना, एक वर्टिकल होती है, एक हॉरिजेंटल होती है, एक डायगोनल होती है और एक कर्व रेखा होती है, कर्व लाइन होती है ना, जो ऐसे थोड़ी सी जो गोल सर्कल बनाने में काम आती है। ठीक है, कहा यह जा रहा है कला के तत्व के अंतर्गत तिरछी रेखा क्या संदर्भित करती है? शालीनता, नमनीयता, सहिष्णुता, यह सभी रिप्रेजेंट करती है। आप बताएंगे जो डायगोनल लाइन होती है वो शालीनता, मोडेस्टी को भी रिप्रेजेंट करती है, फ्लेक्सिबिलिटी, नमनीयता को रिप्रेजेंट करती है और सहिष्णुता को भी रिप्रेजेंट करती है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अच्छा, इन सब के पहले, इन सारे प्रश्नों को करने से पहले हमें तो पता है ना कला के कितने तत्व होते हैं? कला के 7 तत्व होते हैं। रेखा, रेखा के साथ आकार, आकार के बाद नमूना, नमूने के बाद पोत जिसको हम टेक्सचर कहते हैं, फिर आपका कलर यानी कि आपका रंग, देन आपके पास क्या होता है? रिक्त स्थान, स्पेस, और फिर आपके पास क्या होता है? लाइट यानी कि प्रकाश, एंड शेड यानी कि छाया। यही हमारे 7 तत्व होते हैं। जबकि अगर हम सिद्धांत की बात करें तो सिद्धांत कितने होते हैं? कला के 5 सिद्धांत होते हैं। क्या? सबसे पहले आपका अनुपात यानी प्रपोर्शन, सेकंड आपका बैलेंस यानी संतुलन, तीसरा होता है हार्मनी जिसको एक रूपता, समरूपता या अनुरूपता कहते हैं। इसके बाद चौथा आपके पास आता है रिदम, रिदम का मतलब होता है आपका लय, और पांचवा आपका है बल या दबाव जिसको एम्फेसिस के नाम से जाना जाता है। इन दोनों को हटाने के बाद आपके डेकोरेशन के सिद्धांत क्या है? तो कला या कोई भी अगर हम डेकोरेशन कर रहे हैं, होम डेकोरेशन कर रहे हैं, तो हमें उसमें ध्यान रखना होगा कि उसमें विविधता हो, वह सुंदरता हो, अभिव्यंजना का गुण हो, ठीक है, उपयोगिता हो, क्रियात्मकता हो, सादगी हो, मौलिकता हो, वास्तविकता हो, मितव्ययिता हो, तब हम एक अच्छे डेकोरेटर बनेंगे, तब हम अपना ये जो होम डेकोर का काम है वो अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, ओके, इन सबको हटाइए। एक और टर्म सुनिए, हम लोगों ने 125 में भी पढ़ा है, मिनिमिस्टा। मिनिमिस्टा क्या होता है? होम डेकोरेशन की ऐसी शैली, ऐसा टाइप होम डेकोरेशन का जिसमें हम कम से कम चीजों का उपयोग करते हैं, सिंपल रखते हैं घर को, है ना, बहुत चटक रंगों का यूज भी नहीं करते हैं, सिंपल एंड सोवा, कि जिसको हम कहते हैं ना कि भैया ये कुछ तामझाम इसने किया नहीं लेकिन इतनी सुंदर है। अक्सर देखिए हम लोग किसी लड़कियों की तारीफ करने में या लड़के की तारीफ करने में, किसी की भी तारीफ करने में ये चीज कहते थे, यार वो कुछ सस्ती धस्ती नहीं है लेकिन फिर भी एकदम सिंपल रहती है लेकिन बड़ी सोवर लगती है ना, बड़ी सुंदर लगती है। ठीक है, तो मिनिमिस्टा का मतलब मिनिमम, कम से कम चीजें लगी है लेकिन जो लगी है वो बड़ी यूनिक लगी हुई है, जो है वो बहुत अच्छे तरीके से लगी हुई है, उसी को क्या कहा जाता है? मिनिमिस्टा स्टाइल ऑफ डेकोरेशन कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, अब आंसर करिए, अब आप फटाफट से आंसर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आंसर हमारे पास क्या आ गया? डी हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 11 है क्या कि प्राकृतिक नमूने, यहाँ पर ब्लैंक और यहाँ पर ब्लैंक भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं आप तुरंत बताएंगे। पहला है परंपरावादी, दूसरा है आधुनिक, और तीसरा आपका है क्रमशः ए और बी दोनों, और लास्ट आपका है मिश्रित। आप आंसर क्या कर देंगे कि प्राकृतिक नमूने कैसे हो सकते हैं? परंपरावादी भी हो सकते हैं और आधुनिक भी हो सकते हैं। ठीक है, अर्थात आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का थैंक यू सो मच। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो गया? सी हो गया। ठीक है, तो प्राकृतिक नमूने परंपरावादी और आधुनिक दोनों हो सकते हैं, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 आंसर क्या हो गया? सी हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 12। कहा क्या जा रहा है? इससे कक्ष में, कक्ष का मतलब रूम जिसका आप डेकोरेशन करें, इससे कक्ष में पूर्णता एवं भव्यता आती है। ठीक है, तथा
उसकी बृहदता में वृद्धि होती है। अब ये किसकी वजह से हो रही है? पहला है रिक्त स्थान, दूसरा है आपका आकार, तीसरा आपके पास है बनावट और लास्ट आपका है रंग। देखिए अगर पूर्णता भव्यता की बात कर रहे हैं तो पूर्णता भव्यता या बृहदता अगर हमें चाहिए तो हमें रिक्त स्थान छोड़ना होगा। कैसे हम कहते हैं कि यार साड़ी में आपने देखा होगा जनरली जो आपके मॉडल होते हैं या एक्ट्रेसेस होती हैं वो सिंगल कलर की साड़ी पहनती हैं सामान्य तौर पे, ठीक है ना, मतलब एकदम जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, बट सामान्य तौर पे सिंपल साड़ियां पहनती हैं या एक कलर की साड़ी पहनती हैं। क्यों क्यों? और उसमें बहुत हौच पौच नहीं होता है, बहुत डिजाइन नहीं होती है, सिंपल सिंपल साड़ियां देखने में लगती है, जैसे लगता है सिफॉन या जॉर्जेट की साड़ी, ठीक है। और इस समय आजकल देखेंगे तो आपको और दिखेगा। क्यों? क्योंकि जब स्पेस होता है तो जो आप फिगर है या जो वो अपने आप को डेकोरेट ही तो कर रही हैं तो वो पूर्ण लगती हैं, साथ ही साथ भव्य और बृहदता, लंबी पर्सनालिटी जो है वो निखर करके आती है। सेम ऐसे ही घर में भी है, अगर घर में स्पेस है, जगह है, तो आपका जो डेकोरेशन है वो पूर्ण लगेगा, भव्य लगेगा और बृहद लगेगा, बड़ा लगेगा। आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहा ये जा रहा है, ठीक है जी बिल्कुल ठीक है, हाँ कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 13 है क्या, कहा ये जा रहा है, ठीक है जी जी बिल्कुल बिल्कुल यस, कहा ये जा रहा है मापों एवं क्षेत्रों का एक दूसरे से या संपूर्ण रूप से संबंध क्या संदर्भित करता है? बताइए, मापों एवं क्षेत्रों का एक दूसरे से या संपूर्ण रूप से संबंध क्या संदर्भित करता है? आपको पता है लय, अनुपात, बल और अनुरूपता। अनुपात की जब बात होती है, प्रपोर्शन की बात होती है, तब हम पढ़ते हैं ना, इसे क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ रिलेशन, संबंधों का नियम कहा जाता है। पीवाईक्यू है, पूछा गया है क्या कि कला के किस सिद्धांत को हम संबंधों का नियम कहते हैं? तो आप आंसर करते हैं अनुपात, लॉ ऑफ रिलेशन कहते हैं। और अनुपात के कितने तत्व? 3 तत्व। एक आपका क्या है? एक होता है रेखा का अनुपात, दूसरा होता है माप का अनुपात और तीसरा होता है दूरी का अनुपात। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कहा जा रहा है खड़ी रेखा से वस्तु यहाँ पर ब्लैंक दिखाई देती है और आड़ी रेखा से वस्तु यहाँ पर दिखाई देती है। बताइए, अगर खड़ी रेखा है तो कैसा, कोई भी आर्टिकल है, कोई भी वस्तु है तो वो कैसी दिखाई देगी, और अगर उस वस्तु पर आड़ी रेखा है तब वो वस्तु कैसी दिखाई देगी? पहला है, आपको 2 भरना है, काली और सफेद, बड़ी और छोटी, बड़ी और चौड़ी, चौड़ी और छोटी। आप आंसर क्या करेंगे? अगर आपकी खड़ी रेखा है, वर्टिकल लाइन है, ठीक है, तो वो चीज आपकी क्या दिखाई देगी? लंबी दिखाई देगी। लेकिन अगर आड़ी रेखा है तो वो चीज कैसी दिखाई देगी? आपको छोटी दिखाई देगी, है ना। ओके, तब वो चीज कैसी आपको दिखाई देगी? छोटी दिखाई देगी। तो क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 14 है, आप आंसर क्या करेंगे? अब देखिए लंबी है और छोटी है। अब छोटी का मतलब, आप जरा गौर करिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। छोटी का मतलब क्या हो गया? साइज घटना। और जब हम लोग हॉरिजेंटल ये ऐसी वाली ये यानी क्रॉस सेक्शनल जब हम लाइन पहनते हैं ना तो हम छोटे के साथ साथ मोटे भी तो लगते हैं, है ना। तो अब आप तुरंत क्या करेंगे? अगर छोटा और चौड़ा दोनों ऑप्शन है और आपको एक चुनना है तो आप बस इतना बताएंगे, खड़ी रेखा से वस्तु बड़ी दिखाई देती है तथा आड़ी रेखा से वस्तु कैसी दिखाई देती है? चौड़ी दिखाई देती है। तभी तो जो लोग छोटे होते हैं और मोटे होते हैं उन्हें आड़ी रेखा के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो गया? सी हो गया। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 15 कहा जा रहा है, ठीक है, कहा ये जा रहा है कि ऐसा आरामदायक एवं विश्राम पूर्ण प्रभाव है जो रंगों और आकारों को केंद्र के चारों ओर से इस प्रकार समूहीकृत करके प्राप्त किया जाता है जिससे केंद्र के प्रत्येक ओर एक समान आकर्षण स्थिर स्थिति बनी रहे। बताइए, जल्दी से आंसर करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा आरामदायक एवं विश्राम पूर्ण प्रभाव है जो रंगों और आकारों को केंद्र के चारों ओर इस प्रकार समूहीकृत करके प्राप्त किया जाता है जिससे केंद्र के प्रत्येक ओर समान आकर्षण क्या हो? बना रहे। उसको हम क्या कहेंगे? आपके पास पहला है बैलेंस, दूसरा है अनुपात, तीसरा है लय और लास्ट आपका है बल। आप आंसर क्या कर देंगे? क्वेश्चन नंबर आपका 15 आंसर करेंगे, उसे कहा जाता है बैलेंस, संतुलन। केंद्र के दोनों तरफ एक जैसा प्रभाव, है ना, केंद्र के दोनों तरफ एक जैसा प्रभाव, उसी को क्या कहा जाता है? बैलेंस के नाम से जाना जाता है।
अर्थात क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो गया, ए हो गया। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। कहा क्या जा रहा है कि जिसमें किसी वस्तु को केंद्र मानकर, ठीक है, जिसमें किसी वस्तु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर समान दूरी पर, ठीक है, चारों ओर समान दूरी पर समान माप, ठीक है, समान माप, भार, आकार, प्रकार, रंग, रूप एवं आकृति की वस्तु सजाकर रखी जाती है, तो उसको हम कौन सा संतुलन कहते हैं? आपके पास ऑप्शन में क्या है? आपके पास जी ठीक है, हाँ, आपके पास ऑप्शन में है औपचारिक संतुलन, दूसरा है आपका अनौपचारिक संतुलन, तीसरा है सम संतुलन और लास्ट आपका है ए और सी दोनों। जो भी स्टूडेंट्स ए आंसर कर रहे हैं जरा गौर करके आप एक बार क्वेश्चन देखिए। आप पढ़े हैं क्या? औपचारिक संतुलन को ही हम क्या कहते हैं? सम संतुलन कहते हैं। औपचारिक को ही हम लोग सममितीय संतुलन के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है किस प्रकार के संतुलन को सममितीय संतुलन कहते हैं, आप आंसर करते हैं औपचारिक संतुलन को, है ना, तो आप आंसर क्या कर देंगे? डी करेंगे ना। देखिए, केंद्र के चारों ओर समान दूरी पर समान माप, समान भार, समान आकार, रंग, रूप की आकृति रखी गई है, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे औपचारिक संतुलन कहा जाएगा। और औपचारिक संतुलन को ही हम क्या कहते हैं? सम संतुलन के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा, अर्थात ए और सी दोनों ही क्या है? हमारे सही है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 17। कहा क्या जा रहा है? वह औपचारिक संतुलन, ठीक है, वह औपचारिक संतुलन जिसके केंद्र के दोनों ओर, ठीक है, जिसके केंद्र के दोनों ओर एक सी वस्तु रखी हुई है, ठीक है, क्या की है? एक सी सज्जा की गई है, तो उसको क्या कहा जाएगा? क्या उसको प्रत्यक्ष संतुलन कहा जाएगा या उसे संतुलन कहा जाएगा, द्विसुडोल संतुलन कहा जाएगा, असममितीय संतुलन कहा जाएगा? अब आप आंसर क्या करेंगे? आप बताएंगे कि जो आपका औपचारिक संतुलन होता है ना, उसमें दो संतुलन है, एक आपका होता है द्विसुडोल और एक होता है प्रत्यक्ष, ठीक है, और केंद्र के दोनों तरफ एक समान चीजें रखी हुई हैं। देखिए, केंद्र है, दोनों तरफ एक ही जैसी चीज रखी है, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको द्विसुडोल संतुलन कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का द्वि मतलब केंद्र के दोनों तरफ, जैसे मान लीजिए यही मेरा यही बोर्ड है, तो सेम एक ऐसे कोई 100 पीस मैंने इधर रखा है, सेम ऐसा ही इधर भी रखा हुआ है, तो इसको क्या कहा जाएगा? द्विसुडोल, दोनों तरफ एक जैसी चीजें हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर आपका 17, आंसर हमारा हो जाएगा सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? ओके यस, कहा क्या जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि क्वेश्चन नंबर आपका 18 क्या है? कहा गया सीशा का खेल, ठीक है, ओके, इसी को सीशॉ या सीसो भी कहा जाता है। सीशॉ का खेल किस संतुलन का अच्छा उदाहरण माना जाता है? अभी आपने देखा था पीछे एक फोटो जा रही थी, ठीक है, वही उसी को सीशो कहा जाता है और ये बच्चों का झूला होता है। ठीक है, ये होता क्या है? तो ये बच्चों का झूला होता है और बच्चे इस झूले पर झूलते हैं। ठीक है, ओके, अच्छा, इस झूले की एक विशेषता होती है क्या? इस झूले की विशेषता है कि ये, जैसे हमने अभी यही तो पढ़ा है कि आपका जो संतुलन होता है एक्चुअली में वो दो प्रकार का होता है, एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक। औपचारिक को सममितीय कहा जाता है, अनौपचारिक को असममितीय कहा जाता है। लेकिन जो आपका सममितीय है अर्थात फॉर्मल बैलेंसिंग है, औपचारिक है, वो भी दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक तो आपका ओके वो भी दो प्रकार का होता है। अब उसमें ये वाला जरा देखिए ना, सीशो क्या है, तो यहाँ पर केंद्र के दोनों तरफ अलग अलग चीजें नहीं रखी गई हैं, दोनों व्यवस्थाएं अलग अलग की गई हैं। ठीक है, एक जब ऊपर है और एक दूसरा वाला नीचे रहेगा, और जब ये वाला नीचे आएगा तो ये वाला ऊपर हो जाएगा, लाइक दिस। ओके, ये ऐसा ऐसा चलेगा, तो आप इसी को क्या कहा जाता है? इसी को सीशो कहा जाता है। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि सीशो, ठीक है, कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 18, उसमें कहा जा रहा है कि यह खेल किस संतुलन का सबसे अच्छा उदाहरण है? औपचारिक संतुलन का या फिर आपका अनौपचारिक अव्यवस्थित संतुलन या उपयुक्त? आप क्या बताएंगे कि ये क्या है? औपचारिक संतुलन में ही जो दूसरा वाला प्रकार है उसके अंतर्गत ये आता है। आंसर क्या हो, ठीक है, सॉरी, आंसर क्या हो गया? आपका बी हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? ठीक है, सॉरी, आपका क्वेश्चन नंबर 18, आंसर क्या हो जाएगा? अनौपचारिक संतुलन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 19। ठीक है, ओके, कहा क्या जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 19, यह वह औपचारिक संतुलन होता है जिसके केंद्र के दोनों ओर
समान वस्तु नहीं रखी जाती है। जल्दी से आंसर करिए। यह वह औपचारिक संतुलन होता है जिसके केंद्र के दोनों ओर समान वस्तु नहीं रखी जाती है। आपको आंसर करना है, ठीक है। हाँ, आपको आंसर करना है, जल्दी से आंसर कर दीजिए। आपका है प्रत्यक्ष संतुलन, दूसरा है आपका, ठीक है, दूसरा आपका है अस्पष्ट संतुलन, तीसरा है ए और बी दोनों, और लास्ट आपके पास क्या है, लास्ट आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको आंसर करना है। यह वह औपचारिक संतुलन होता है जिसके केंद्र के दोनों तरफ समान वस्तु नहीं रखी गई। देखिए, केंद्र के दोनों तरफ समान वस्तु रखी गई है, तब तो इसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम केंद्र के दोनों तरफ द्विसुडोल कहते हैं। लेकिन केंद्र के दोनों तरफ एक जैसी चीजें नहीं रखी हैं, इधर ये रखा हुआ है और इधर ये रखा हुआ है, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको क्या प्रत्यक्ष कहा जाएगा या अस्पष्ट संतुलन कहा जाएगा, दोनों कहा जाएगा, कुछ नहीं कहा जाएगा, यानी एक भी नहीं। तो आप क्या बताएंगे कि इसे दोनों कहा जाएगा, अर्थात दोनों एक दूसरे के ही नाम है, ठीक है। प्रत्यक्ष संतुलन को ही अस्पष्ट कहा जाता है, ठीक है। ओके, क्लियर होगी बात। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। कहा गया है कि गोल में, ठीक है, गोल में के चारों ओर गोल आकृति में कुर्सियों की व्यवस्था करना, ठीक है। गोले में या गोल में चारों ओर, जैसे ऐसे, ठीक है, चारों ओर कुर्सियों की व्यवस्था करना, एकदम ऐसे, ठीक है, कुर्सी लगी हुई है सर्कल में, ठीक है, जैसे होटल वगैरह में आपने देखा होगा लगी होती है। तो ये क्या है, गोल में या गोले के चारों ओर गोल आकृति में कुर्सियों की व्यवस्था करना क्या कहलाता है। पहला औपचारिक अनौपचारिक संतुलन, दूसरा औपचारिक संतुलन, तीसरा अस्पष्ट संतुलन, और लास्ट आपका है किरणीय। किरणीय कहिए या विकिरणीय कहिए, बात एक ही है। आप तुरंत आंसर क्या करेंगे कि अगर हमने एक सर्कल में कुर्सियों को क्या किया है, अरेंज किया है गोल आकृति में, तो उसको क्या कहा जाएगा, विकिरणीय संतुलन कहा जाएगा। आप बोलिए मैम ये अभी तो आप करती दो ही होता है। मुख्य तौर पर या आधारी रूप पर बैलेंस दो ही प्रकार के होते हैं, एक होता है औपचारिक, दूसरा होता है अनौपचारिक, ठीक है। लेकिन अन्य पे अगर हम देखें तो एक विकिरणीय संतुलन भी होता है, और ये जो कुर्सियों के अरेंजमेंट की बात की गई है, ये विकिरणीय या किरणीय संतुलन के ही अंतर्गत आएगा, और आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 21। कहा क्या जा रहा है 21 में, कला में, यहाँ पर ब्लैंक का अर्थ है, ठीक है, जरा गौर करिएगा। कहा ये जा रहा है, कला में ब्लैंक का अर्थ है एक सरल व संबंधित रास्ता है जिस पर हमारी आंखें रेखाओं, आकार व रंगों की व्यवस्था में यात्रा करती हैं। उसे हम क्या कहते हैं, क्या हम उसे बल कहते हैं, या हम उसे संतुलन कहते हैं, या फिर हम उसे लय कहते हैं, या हम उसे अनुपात कहते हैं। आप आंसर क्या कर देंगे कि कला में यहाँ पर ब्लैंक का अर्थ है एक सरल व संबंधित रास्ता जिस पर हमारी आंखें रेखाओं, आकार व रंगों की व्यवस्था में यात्रा करती हैं। और आपको कल भी बताया, देखिए जहां पर भी नेत्रों के चलायमान, नेत्रों की गति है ना, या नेत्रों का रास्ता, ऐसा कुछ भी आए, आंख आए, आप तुरंत आंसर लय करना, ठीक है। जब हमारी आंखें एक निश्चित दिशा में बड़ी आसानी से सहजता के साथ क्या करती हैं, चलती हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, लय के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो गया, सी हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। कहा क्या जा रहा है, कढ़ाई, बुनाई या फिर छपाई, बंधेज आदि में तथा वस्त्र पर नमूने बनाने हेतु इस लय का उपयोग किया जाता है। जल्दी से आंसर करिए, बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट किया गया है। बताइए, कहा गया कढ़ाई में, बुनाई में, या फिर छपाई में, या बंधेज, राजस्थान वाली बंधेज की बात हो रही है, ठीक है, ओके, टाई एंड डाई, ठीक है, में तथा वस्त्र पर नमूने बनाने हेतु इस लय का प्रयोग होता है। औपचारिक संतुलन या फिर आपका औपचारिक लय, या अनौपचारिक संतुलन या अनौपचारिक लय। क्वेश्चन नंबर आपका 22 से आंसर करना है। आप आंसर क्या करेंगे, कढ़ाई बुनाई में, छपाई में, बंधेज में, या कपड़े पर नमूने बनाने के लिए जो हम लय देखते हैं ना, वो हमारी फॉर्मल लय होती है, अर्थात औपचारिक लय होती है, ठीक है, ओके। वो कौन सी लय होती है, वो हमारी औपचारिक लय होती है। जैसे कॉलर देखिए, एक इस तरफ जो कॉलर है सेम वही कॉलर इधर भी है। आप एम्ब्रॉयडरी भी देखते हैं, कढ़ाई भी देखते हैं, तो कढ़ाई में भी जनरली औपचारिक लय ही आपको देखने को मिलता है।
आंसर क्या हो जाएगा? 22 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो गया? बी हो गया। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कहा गया लय की पूर्ण गति प्राप्त करने के तरीकों में शामिल है। मतलब लय रिदम हमारी आंखें एकदम बढ़िया तरीके से यात्रा कर सके, अगर हमें वो प्राप्त करना है तो हम क्या करेंगे? पहला है आकार की पुनरावृत्ति द्वारा, आकार की मतलब कोई भी डिजाइन है, यही हम इसको बार बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो आकार की पुनरावृत्ति करना। दूसरा रेखाओं तथा नमूनों का स्थानांतरण। तीसरा है रेखाओं की निरंतर गति द्वारा, रेखाएं बढ़ती जा रही है, रेखाओं की विपक्षता के द्वारा। आपके पास दी है उपयुक्त में से एक से अधिक। आप बताएंगे कि आपका लय प्राप्त करने का आकार की पुनरावृत्ति, क्रमवार वृद्धि, क्रमवार वृद्धि छोटा गोला बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे बढ़ता बढ़ता चला जा रहा है, क्रमवार वृद्धि। ठीक है, विरोधी रेखाएं, 3 रेखा सीधी, 3 रेखा ऐसी, 3 ये भी आपका लय प्राप्त करने का तरीका है। निरंतर रेखा आप देख ही रहे हैं, है ना? तो आप आंसर क्या कर देंगे? ई कर देंगे। कौन सा है आपका? एक तो ये वाला और एक ये वाला है। ठीक है, आंसर क्या हो गया? ई हो गया, अर्थात एक से अधिक ऑप्शन इसमें क्या है? सही है। ठीक है, आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 24 कहा क्या जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 में अनुरूपता से तात्पर्य है पहला एकता का भाव उत्पन्न करना, सेकंड आपके पास, ठीक है ओके, सेकंड आपसे कहा जा रहा है समानता का भाव उत्पन्न करना, तीसरा है आपका संतुलन का भाव उत्पन्न करना, और लास्ट आपका है उपरोक्त सभी। देखिए अनुरूपता की बात करते हैं ना, तो अनुरूपता हार्मनी मतलब सब कुछ मिल करके एक बने। ठीक वैसे ही अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई महिला है, ठीक है, वो इंडियन कपड़े पहन रही है, मतलब साड़ी पहन रही है, ट्रेडिशनल कपड़े पहन रही है, ठीक है ओके, तो साड़ी पहनी, बिंदी लगाई, सिंदूर लगाई, काजल लगाई, ये वो, ठीक है ओके, और फिर उसके बाद से उसने कुछ ऐसा अपने अपने पूरे के पूरे पूरे गेटअप में कुछ ऐसा कर लिया जो कि इंडियन नहीं है, वो वेस्टर्न जा रहा है ना? तो अब वो उसका जो लुक है वो क्या है? वो कंप्लीट लुक नहीं आ रहा है ना? तो अनुरूपता मतलब जब सब कुछ एक जैसा हो, है ना, तब हम उसको अनुरूप कहेंगे। तो अनुरूपता में एकता का भाव उत्पन्न करना, समानता का भाव, संतुलन का भाव उत्पन्न करना, और क्वेश्चन नंबर और जो आपका 24 है उसमें आपका उपरोक्त सभी है। अब आप तुरंत बताइए कि मैम संतुलन का भाव उत्पन्न करना, ठीक है, रुक जाइए, ठीक है ओके, यस जी जी हाँ, समानता का भाव उत्पन्न करना, और एक तो एकता का भाव उत्पन्न करना है। और सबसे बड़ी बात क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 में एक दे दिया गया है उपयुक्त सभी, लेकिन हमें पता है समानता का भाव अलग चीज है, ठीक है, एक जैसा है। संतुलन, ये समानता होता ना तो भी ठीक था, लेकिन ये जो संतुलन का भाव उत्पन्न करना है ये थोड़ा सा हमारा विचारित नहीं है, तब हम एक ही आंसर चुन लेंगे, क्या? एकता का भाव उत्पन्न करना। यानी क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो गया? ए हो गया। अनुरूपता का तात्पर्य क्या होता है? तो एकता का भाव उत्पन्न करना होता है। 24 का आंसर क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहा क्या जा रहा है आपसे? कम प्रकाश वाले या अंधकार युक्त कमरे में हल्के रंग का उपयोग किस अनुरूपता को संदर्भित करता है? बताइए, जल्दी से आंसर करिए। आपका क्वेश्चन कौन सा है? यस, आपका क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 25 है। कहा क्या जा रहा है आपसे? यहाँ ये कहा जा रहा है कि यहाँ ये कहा जा रहा है आकार में अनुरूपता, रेखा व रूप में अनुरूपता, विचारों में अनुरूपता, रंगों में अनुरूपता। हालांकि ये सब अनुरूपता के अंतर्गत आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक उपरोक्त सभी है नहीं। ओके, अब आपको चुनना एक ही है। तो कम प्रकाश वाले या अंधकार युक्त कमरे में हल्के रंग का उपयोग किस अनुरूपता को संदर्भित करता है? आप तुरंत आंसर क्या कर देंगे? आप तुरंत जी, क्वेश्चन नंबर 25 आप आंसर क्या कर देंगे? रंगों की में अनुरूपता। देख पा रहे हल्के रंग मतलब रंगों को अनुरूप बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो गया हमारा डी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। कहा गया रुचि का एक विशेष केंद्र रखना, इंटरेस्ट का एक स्पेसिफिक पॉइंट बनाना, रुचि का एक विशेष केंद्र रखना तथा अन्य वस्तुओं को उसके अधीनस्थ बनाना क्या संदर्भित करता है? पहला है दबाव, दूसरा है बल, तीसरा है एम्फेसिस, और लास्ट आपका उपरोक्त सभी। कहा क्या गया है?
केंद्र में कैसे होता है, आप देख रहे होंगे, आप शादी वगैरह में, होटल वगैरह में एक सेल्फी पॉइंट बना दिया जाता है ना, ओके, या ये हैप्पी बर्थडे वाला एक पूरा डेकोरेट करके ऐसे परमानेंट छोड़ दिया गया है ना। कोई भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना आता है वहीं जाके काटता उठता है, उस पर लिखा होता है हैप्पी बर्थडे, ये वो डेकोरेशन बढ़िया की होती है, ठीक है। तो अब वो क्या है, और अच्छा उसके इर्द गिर्द की चीजें भी ऐसी बना दी जाती हैं, तो वो क्या है, वो अब जिसको भी केक कट करना है वो वहीं जा रहा है। ठीक वैसे जैसे सेल्फी पॉइंट बना दी जाती है, कुंभ में देखिए कितना सेल्फी पॉइंट बना हुआ है ना, सब लोग वहीं जा जा करके अपना फोटो क्लिक कर रहा है, फोकस वहां पे किया जा रहा है। अर्थात रुचि का एक विशेष केंद्र रखना तथा अन्य वस्तुओं को उसके अधीनस्थ बनाना क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है दबाव। और हम जानते हैं ना, दबाव को ही हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं, और इसे ही हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, एम्फेसिस के नाम से भी जानते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या हो गया, आपका डी हो गया, यानी कि उपरोक्त सभी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका है 27। कहा क्या जा रहा है, रंगों का आकर्षण, यहाँ पर ब्लैंक है, बताइए रंगों का आकर्षण क्या है, अमूल्य है, आकर्षक है, विश्वव्यापी है, या अनूठा है। क्वेश्चन नंबर 27 आप क्या बताएंगे, रंगों का आकर्षण विश्वव्यापी है। ऐसा नहीं है कि हम ही लोग रंग से प्रभावित होते हैं या रंग हमें ही अट्रैक्ट करते हैं, कोई भी कंट्री हो गया, कोई भी जनजाति हो गई, कोई भी जाति हो गई, कोई धर्म हो गया, सब में सबको रंग क्या करता है, अट्रैक्ट करता है ना। तो आप आंसर क्या करेंगे, आप ठीक है जी बिल्कुल, आप आंसर क्या करेंगे, आप आंसर करेंगे रंगों का आकर्षण है, क्या है, विश्वव्यापी है। आंसर क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 28। कहा गया मनुष्यों को रंगों का ज्ञान कहाँ से सीखने को मिलता है, बताइए हमें कलर का ज्ञान, रंगों का ज्ञान कहाँ से सीखने को मिलता है। पहला पेड़ पौधों से, दूसरा प्रकृति से, तीसरा नदी से, चौथा तालाब से। अब आप तुरंत आंसर क्या करेंगे कि अब उपरोक्त सभी तो है नहीं, तालाब के पानी का भी अपना रंग है ना, ओके, नदी का भी अपना रंग है, प्रकृति में भी, प्रकृति तो रंगों का भरमार ही है, पेड़ पौधों का भी रंग है ना, लेकिन हमें एक चुनना है, वो हम चुनेंगे जिसके अंतर्गत ये सब आ जाते हैं। पेड़ पौधे प्रकृति ही है, नदियां प्रकृति ही है, तालाब प्रकृति ही है। आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हमारा हो गया बी, यानी कि प्रकृति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा क्या जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 है क्या, क्वेश्चन नंबर 29 आप देखें, उसमें कहा जा रहा है प्रकाश की तरंगों की लंबाई, ठीक है, प्रकाश की तरंगों की लंबाई वह कंपन दर, यहाँ पर ब्लैंक होती है। पहला आपके पास क्या है, आपके पास पहला ऑप्शन है एक समान, दूसरा है भिन्न भिन्न, तीसरा आपका है श्रृंग व गर्त, और लास्ट आपका है सभी। बताइए प्रकाश की तरंगों की लंबाई वह कंपन दर होती है, एक समान, भिन्न भिन्न, या आपकी श्रृंग व गर्त, या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29 आप आंसर क्या करेंगे, प्रकाश के तरंगों की जो लंबाई होती है वो भिन्न भिन्न होती है, सबकी सारे के सारे रंगों की जो तरंगे होती है, सबके प्रकाश के तरंगों की लंबाई अलग अलग होती है ना। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 30। कहा जा रहा है भौतिक शास्त्रियों के अनुसार प्राथमिक रंग होते हैं, हालांकि हमें पता है प्राथमिक रंग क्या है, लाल पीला नीला, यही हमारे प्राथमिक रंग होते हैं। बाकी 2021 में आपसे पूछा गया क्या, दो प्राथमिक रंगों को मिला करके कौन सा रंग बनता है, आप आंसर करते हैं द्वितीयक रंग, है ना। तो यहाँ कहा गया भौतिक शास्त्रियों के अनुसार जो प्राथमिक रंग है वो कौन से हैं, आपके पास क्या है, आपके पास मैजेंटा, पीला और मयूर नीला, मयूर मतलब समझ रहे मोर वाला, फिर आपका है लाल, हरा, नीला, लाल पीला नीला, या लाल नीला बैगनी। आप आंसर करेंगे भौतिक, वैसे लाल पीला नीला याद रखिएगा, ठीक है, ओके, लेकिन भौतिक शास्त्रों के अकॉर्डिंग लाल, हरा और नीला ये क्या है, प्राथमिक रंग है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, लाल, हरा, नीला। बाकी हमें पता है प्रांत के अकॉर्डिंग, या कोई नाम नहीं दिया हुआ है, मान लीजिए है ना, कोई नाम नहीं दिया है, तो हम लाल पीला नीला आंसर करते हैं। ठीक है, क्या आंसर करते हैं, लाल पीला नीला आंसर करेंगे। लेकिन जब हमारा क्या नहीं है, जब हमारा स्पेसिफिक भौतिक शास्त्रियों के अकॉर्डिंग पूछा गया, तब हमारा आंसर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 31, भौतिक शास्त्रियों के अनुसार रंग चक्र में आमने सामने, ये हम लोग कलर व्हील बनाते हैं,
है ना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब कलर व्हील में कलर बनाते हैं या कलर व्हील रंग चक्र, याद है, प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, तृतीयक, ऐसे करते हैं ना, प्राथमिक, द्वितीयक, मध्यवर्ती, तृतीयक, चतुर्थक अरेंज करने के लिए पूछा गया था बीपीएससी में। प्राथमिक, द्वितीयक, फिर आपका मध्यवर्ती, तृतीयक, चतुर्थक, ऐसे रंग होते हैं ना। प्रांग ने यही 5 बताए हैं। तो कहा गया भौतिक शास्त्रियों के अनुसार रंग चक्र में, मान लो रंग चक्र ना, आमने सामने के रंग कहलाते हैं। पहला निकटस्थ रंग या रंग कड़ीय रंग, पूरक रंग या द्वितीयक रंग। क्वेश्चन नंबर 31 आंसर करना है। आप आंसर क्या बताएंगे, पूरक रंग, कॉम्प्लीमेंट्री, याद है ये आपका क्या है, सिंपल कॉम्प्लीमेंट्री, इधर से ऐसे है तो डबल कॉम्प्लीमेंट्री, याद आ रहा होगा, ठीक है, ऐसे ही ट्रायड होता है। क्वेश्चन नंबर 31 आंसर हमारा क्या हो गया, सी हो गया। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 कहा गया दो प्राथमिक रंगों के मिलने से जो रंग बनता है, आपका टीजीटी 2021 वाला है, खाली थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया है। आपके पास है प्राथमिक रंग, बाइनरी रंग, पूरक रंग या ए और बी दोनों। आप तुरंत बताइए कि हम तो पढ़ रहे हैं ना, दो प्राथमिक रंगों को मिला करके जो रंग बनता है उसको हम द्वितीयक रंग कहते हैं। और द्वितीयक रंग इसमें ऑप्शन में है नहीं, तो हम ये जानते हैं कि द्वितीयक रंग को ही क्या कहा जाता है, बाइनरी रंग भी कहा जाता है ना। द्वितीयक कलर को ही क्या कहा जाता है, तो जो हमारे द्वितीयक रंग होते हैं उसे ही बाइनरी कलर के नाम से भी जाना जाता है। 32 का आंसर क्या हो गया हमारा, बी हो गया, अर्थात बाइनरी कलर हो गया। ओके, डी आंसर कैसे कर रहे हैं, प्राथमिक रंग तो दो प्राथमिक ही तो मिलाया गया है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 33 कहा गया एक प्राथमिक तथा उसका एक निकटस्थ द्वितीयक रंग मिलने से जो रंग बनता है वह कहलाता है। बताइए, एक प्राथमिक तथा उसका निकटस्थ द्वितीयक रंग मिलने से जो रंग बनता है, ठीक है, एक आपका प्राथमिक रंग हो गया, ठीक है, एक उसके बगल वाला द्वितीयक रंग हो गया, ठीक है, ऐसे ही तो हम बनाते हैं, ये इस तरीके से बनता है, सॉरी इस तरीके से हम बनाते हैं, लाल पीला नीला, फिर उसके बाद से हमारा ये ऐसे करके हम लोग बनाते हैं। तो एक प्राथमिक और फिर उसके निकट वाला द्वितीयक रंग, इनको मिलाने से जो रंग बनता है उसको हम क्या कहते हैं, पहला है मध्यवर्ती, मध्यस्थ, इंटरमीडिएट या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33 आंसर करना है। आप क्या बताएंगे, अरे ये प्राथमिक रंग है और द्वितीयक रंग, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक के मिलने से जो रंग बनता है उसी को हम लोग मध्यवर्ती, उसी को इंटरमीडिएट, उसी को मध्यस्थ रंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर होगी। जैसे कैसे हम पढ़ते हैं, क्या लाल नारंगी है ना, ओके, नीला बैगनी हम लोग मिला रहे थे ना, जैसे लाल पीला नीला, ये क्या हो गए, है ना, लाल पीला नीला हो गए प्राइमरी, फिर गुलाबी, सॉरी ये ऑरेंज हो गया, ग्रीन हो गया, बैगनी, ये द्वितीयक रंग हो गए। तो हम इनको आपस में मिला करके जो रंग बना रहे थे, एक प्राथमिक एक द्वितीयक, उसको हम क्या कह रहे थे, उसी को हम लोग मध्यवर्ती के नाम से जानते हैं, उसी को मध्यस्थ कहिए, उसी को इंटरमीडिएट कहिए। यानी 33 का आंसर क्या हो गया, डी हो गया। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 कहा क्या जा रहा है, सभी मध्यस्थ रंग 12 रंग मिलकर कौन सा रंग चक्र बनाते हैं। बताइए, सभी मध्यस्थ रंग, ठीक है, ओके, सभी मध्यस्थ रंग मिलकर कौन सा रंग बनाते हैं, पहला स्तरीय रंग चक्र कहा जाएगा, या उसे पूरक रंग चक्र कहा जाएगा, या फिर, ठीक है, या फिर आपका मध्यस्थ रंग कहा जाएगा, या फिर आपका प्राथमिक रंग चक्र कहा जाएगा। 34 आंसर करना है। आप क्या बताएंगे कि सभी मध्यस्थ रंग मतलब इंटरमीडिएट कलर 12 जो आपके 12 हैं, ठीक है, 12 हैं, उनको मिला के जो रंग चक्र बनता है उसको स्तरीय रंग चक्र कहते हैं। 34 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 34 आंसर हो गया हमारा ए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 35 कहा क्या जा रहा है, रंगों की दुनिया में सबसे अधिक लोकप्रिय और ग्राह्यता मतलब ग्रहण करने वाला रंग है, पहला प्राथमिक रंग, दूसरा द्वितीयक रंग, तीसरा है आपका मध्यवर्ती रंग, और लास्ट आपके पास है पूरक रंग। आपको आंसर करना है, जल्दी से आंसर कर दिए। कहा गया रंगों की दुनिया में सबसे अधिक लोकप्रिय और ग्राहित किए जाने वाला यानी ग्राह्य रंग कौन सा है, प्राथमिक, द्वितीयक, मध्यवर्ती या आप फिर आपका पूरक। आप आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 35 पे आप आंसर क्या कर देंगे, आप आंसर करेंगे वो कौन सा है, तो मध्यवर्ती रंग है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर कलर होता है। आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ओके, आंसर क्या हो गया, सी हो गया।
आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। कहा क्या जा रहा है क्वेश्चन नंबर 36 में कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार प्राथमिक रंग हैं, आपको बताना है कौन से रंग हैं जिसको हम लोग प्राथमिक रंग के नाम से जानेंगे। जल्दी से आंसर कर दीजिए। ओके, और आपके पास है क्या? पीला, बैगनी, लाल नीला, या फिर आपका मैजेंटा पीला लाल हरा, या लाल नारंगी पीला नीला, या पीला हरा नीला लाल। आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 36 है। ओके, हाँ, सभी लोग आंसर कर दीजिए। आप आंसर क्या कर देंगे? जी बिल्कुल, हाँ, आप आंसर क्या कर देंगे? आप आंसर करेंगे कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार जो हमारे प्राथमिक रंग होते हैं, जी जी बिल्कुल, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार जो प्राथमिक रंग होते हैं वो कौन से होते हैं? पीला, हरा, नीला, लाल होते हैं। ठीक है, ओके, आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर आपका 36 आंसर हो जाएगा डी। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 37। मंसल के अनुसार जो आपके प्राथमिक रंग हैं वो कौन से हैं? अब ये क्वेश्चन आपका नेट में भी पूछा गया था, जो एग्जाम आपका कैंसिल हुआ था। मंसल के अकॉर्डिंग हम दो ही पढ़ते हैं जनरली, एक आपका प्रांग और दूसरा मुंसल। तो कहा गया कि मुंसल के अकॉर्डिंग जो प्राथमिक रंग है वो कितने हैं? 5 हैं। कौन? लाल, पीला, हरा, नीला, बैगनी। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? अब देखिए, लाल, पीला, हरा, नीला, नारंगी होगा नहीं, लाल, पीला, हरा, नीला, बैगनी। आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका क्वेश्चन नंबर 37 है उसका आंसर क्या हो जाएगा? उसका आंसर हो जाएगा बी, अर्थात लाल, पीला, हरा, नीला और बैगनी। ठीक है, ओके, आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया आपका बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। कहा क्या जा रहा है? किस रंग चक्र के आधे भाग में, देख पा रहे होंगे, किस रंग चक्र के आधे भाग में आपके गर्म रंग होते हैं और आधे ठंडे रंग होते हैं? गर्म रंग लाल, पीला, नारंगी सब गर्म रंग है, जबकि हरा, नीला, बैगनी ये ठंडे रंग होते हैं। ठीक है, तो कहा क्या जा रहा है? ठीक है, ओके, मैम इस बार नेट में आया था कि कौन सा नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है, क्वेश्चन वही सब रहते हैं, बस ध्यान ये रखना होता है कि पूछने का तरीका बदलता है। ठीक है, बाकी चीजें लमसम लमसम वही रहती, बाकी एक दो तो अलग आएगा ही, एक दो क्या, 2 4 6 अलग आते ही हैं नेट में। ओके, देखिए, किस रंग चक्र के आधे भाग में ठंडे रंग और आधे भाग में गर्म रंग होते हैं? मनोवैज्ञानिक रंग चक्र में, मुंसल रंग चक्र में, या रंग कड़ीय रंग चक्र में, या भौतिक शास्त्रीय रंग चक्र में? क्वेश्चन नंबर 38 आंसर आपका। आप क्या बताएंगे? ये जो मुंसल कलर व्हील है, ठीक है, इसी में आधे में गर्म रंग और आधे में ठंडे रंग होते हैं। अच्छा, आप ध्यान रखिएगा, प्रांग और मुंसल ज्यादा फोकस करिएगा। ठीक है, ओके, प्रांग और मुंसल यही लोग ज्यादा, यही दो आते ही हैं जनरली। ठीक है, अगर 100 क्वेश्चन बनेगा कलर से तो उसमें से 92 क्वेश्चन इन्हीं दोनों से रहेंगे, बाकी इधर इधर उधर 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन जाए, ये अलग है। ठीक है, आगे चलिए 39। कहा गया नीला रंग ठंडा है परंतु उसका गर्म प्रभाव उसमें रहने वाली किस रंग की मात्रा पर निर्भर करता है? बताइए, नीला रंग ठंडा है ना? अभी आपने सुना कि नीला, बैगनी ये सब कैसे होते हैं? ये सब, ठीक है, ओके, हाँ, ये सब क्या है? हमारे नीला, बैगनी, हरा ये ठंडा रंग होता है। लेकिन ये भी साथ साथ पूछा जा रहा है कि नीला रंग ठंडा है परंतु उसका गर्म प्रभाव उसमें रहने वाली किस रंग की मात्रा पर निर्भर करता है? आपके पास है क्या? आपके पास है लाल, हरा, पीला या बैगनी। क्वेश्चन नंबर 39 आंसर करना है। ओके, हाँ, अब आप देखिए, आप आंसर क्या कर देंगे? आप आंसर कर देंगे क्या? बैगनी आंसर करेंगे। 39 का आंसर क्या हो गया? आपका डी हो गया, बैगनी। ठीक है, ओके, 39 का आंसर क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो गया हमारा बैगनी। ठीक है, ओके, क्लियर? अच्छा, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। ठीक है, हाँ, अब इसको लाल मत आंसर करिए, लाल गर्म रंग है, वो अलग है। यहाँ आपको ये बताना है उसमें गर्म प्रभाव उसमें रहने वाले किस रंग की मात्रा में, उसमें जो बैगनी है वो कोल्ड कलर, नीला ठंडा रंग है, लेकिन उसकी जो गर्म प्रभाव वाली मात्रा होगी वो बैगनी की वजह से होगी। लाल मत सोचिए कि लाल गर्म है तो नीले में लाल मिला देंगे, नीले में लाल मिला देंगे तो कलर बदल जाएगा, हरा बन जाएगा। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। कहा जा रहा है द्विगुण रंग कौन सा है? बताइए, द्विगुण रंग किसे कहा जाता है? आपका नारंगी है, बैगनी है, हरा है। द्विगुण मतलब द्वितीयक रंग कौन सा है? बताइए, नारंगी है, फिर आपका बैगनी है और हरा है। आप आंसर क्या कर देंगे?
ठीक है, ओके। हाँ, आप आंसर क्या कर देंगे, आप आंसर कर देंगे कि अगर द्विगुण रंग की बात करें तो आपका नारंगी, बैंगनी, हरा ये सब द्विगुण रंग के अंतर्गत आते हैं। इसकी इंग्लिश सेकेंडरी कलर ही है, ठीक है। आप आंसर क्या करिएगा, ठीक है जी, आप आंसर करेंगे क्या, 40 का आंसर कर देंगे डी, ओके। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 कहा गया मध्यम ह्यू रंग कहलाते हैं। ह्यू का मतलब होता है नेम ऑफ कलर। क्वेश्चन पूछा गया ना, आपसे पूछा था रंग के आयाम कितने हैं, आप आंसर करते हैं रंग के 3 आयाम है, क्या, ह्यू, वैल्यू और क्रोमा, है ना। तो इसमें जो मीडियम ह्यू है ये क्या है, क्या ये प्राथमिक रंग को हम मीडियम ह्यू कहेंगे, या हम द्वितीयक रंग को मीडियम ह्यू कहें, या हम मध्यवर्ती रंग को मीडियम ह्यू कहें, या हम तृतीयक रंग को मीडियम ह्यू कहें। क्वेश्चन नंबर 41 आप आंसर करेंगे, ये जो मध्यवर्ती रंग होते हैं इसी को मध्यम ह्यू के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। अर्थात 41 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, सी होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 42 कहा गया ये रंग तटस्थ एवं उदास होते हैं। बताइए कौन से रंग को हम तटस्थ एवं उदास रंग कहेंगे। आपके पास है प्राथमिक, द्वितीयक, मध्यवर्ती या तृतीय। क्वेश्चन नंबर आपका 42 है। आप इतना तो याद है आपको कि तटस्थ रंग कौन से होते हैं, तो तटस्थ रंग में हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट को रखते हैं ना, ब्लैक एंड व्हाइट को हम रखते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट को तटस्थ रंग कहा जाता है ना। लेकिन अब यहाँ पर है क्या, आपका प्राथमिक रंग तो तटस्थ रंग है नहीं, द्वितीयक भी नहीं है, मध्यवर्ती भी नहीं होगा, बच क्या रहा है, तृतीयक। जब थोड़ा वो डल डल होने लगे, हम उदास वर्ड भी देखेंगे ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, कहा जा रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 43 में क्या, कि ये रंग तृतीयक श्रेणी के रंग की अपेक्षा बहुत ही उदास, तटस्थ, अस्पष्ट होते हैं। आप जानते हैं ना, जितना रंग मिलता जाएगा कलर उतना उदास, कलर उतना अस्पष्ट होता जाएगा, ठीक है। अब जितना लाल कलर क्लियर है उतना मरून और उतना आपका पिंक नहीं होगा, है ना। तो ये ध्यान रखिए कि ये रंग तृतीयक श्रेणी, देखिए आप पढ़ते हैं ईंटे जैसा कलर, फेड येलो, ऐसे ऐसे करके पढ़ने लगते हैं जब तृतीयक और चतुर्थक रंग की तरफ आते हैं। तो कहा गया ये रंग तृतीयक श्रेणी के रंग की अपेक्षा बहुत ही उदास, तटस्थ एवं अस्पष्ट होते हैं। अब ऐसे रंगों को क्या कहा जाएगा, क्या द्वितीयक रंग कहा जाएगा, चतुर्थक कहा जाएगा, तृतीयक कहा जाएगा, या फिर मध्यम ह्यू का रंग कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 43 है और आपको आंसर करना है, आप आंसर करेंगे, ठीक है जी, ओके। हाँ, आप आंसर क्या करेंगे, ऐसे रंगों को क्या कहा जाता है, चतुर्थक रंग कहा जाता है। और तृतीय श्रेणी के रंग के मिलने से ही चतुर्थक रंग बनते ही हैं, सिंपल सी बात है, हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है जी, आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अर्थात चतुर्थक रंग। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 44 कहा जा रहा है प्रांग रंग योजना के चार्ट के अनुसार, ठीक है। जरा चार्ट से क्वेश्चन याद आया, अभी मैं ऑफलाइन पढ़ा रही थी आज, आप मुझे बताएंगे सस्पेंस चार्ट, सस्पेंस प्रसार शिक्षा में, एक्सटेंशन एजुकेशन में किस चार्ट को सस्पेंस चार्ट के नाम से जाना जाता है। दृश्य सामग्री होती है ना, चार्ट, पोस्टर, पोस्टर एबीसी, है ना। तो चार्ट के भी कई प्रकार होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल है, लाइन है, पिक्टोरियल होता है, बार चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है। तो वैसे ही कौन सा ऐसा चार्ट है जिसको हम लोग सस्पेंस चार्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है, ओके जी। प्रतिभा जी बताएं, कहा जा रहा है प्रांग रंग योजना के चार्ट के अनुसार चार्ट की दाहिनी ओर के रंग यहाँ पर और बाईं ओर के रंग होते हैं। ये क्वेश्चन आप कहीं नोट कर लीजिएगा, कलर वाले चैप्टर में ऐड करिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है जी। यस, स्ट्रिप चार्ट को, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। स्ट्रिपटीज चार्ट को, यस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, कहा गया कि प्रांग रंग योजना के चार्ट के अनुसार चार्ट के दाहिनी ओर के रंग ब्लैंक और बाईं ओर के रंग ब्लैंक होते हैं। आपका ठंडा और गर्म, या गर्म और ठंडा, या काला और सफेद, या सफेद काला, ये दोनों होता ही नहीं है, गर्म और ठंडे का ही खेल होता है। आप आंसर क्या कर देंगे कि जो दाहिनी ओर जो होगा वो ठंडा रंग होगा, जबकि ये जो बाईं ओर जो रंग होगा वो कैसा होगा, गर्म होगा, ठीक है, क्लियर। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। 44 का आंसर क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 कहा क्या जा रहा है, ब्लैंक रंग ना तो बहुत अधिक गर्म होता है ना तो बहुत अधिक ठंडा, ठीक है। मतलब इसमें से कौन सा ऐसा रंग है, ना तो बहुत ज्यादा गर्म है ना तो बहुत ज्यादा ठंडा है, पीला, हरा, लाल और नीला। तो लाल तो भैया गर्म रंग है,
इतना हम सभी जानते हैं ना। लाल रंग क्या है, तो लाल रंग को हम लोग बिल्कुल गर्म रंग में रखते हैं। नीला रंग ठंडा रंग है, ठीक है। अब यहाँ पे 45 और आपको चुनना एक है। पीला गर्म रंग है, रंग ना तो बहुत अधिक गर्म होता है ना तो बहुत अधिक ठंडा, हमें चुनना है। जनरली हम जानते हैं कि लाल पीला गर्म रंग है और हरा नीला ठंडा रंग है ना। अब हमें एक चुनना है, ठीक। आप ठीक है जी, आपको आंसर क्या करना होगा, ठीक है, यस, आपको आंसर क्या करना होगा, बी करना होगा, अर्थात हरा, ठीक है। 45 का आंसर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो गया हमारा बी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। कहा क्या जा रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 46 में कहा जा रहा है जब हरे रंग में पीला रंग मिलाया जाता है, ठीक है, ओके। जब हरे रंग में पीला रंग मिलाया जाता है तब वह ब्लैंक, और नीला रंग मिलाया जाता है तब वह ब्लैंक रंग बन जाता है। आपको बताना है आपके पास कलर कौन सा है, तो जब हरे रंग में पीला रंग मिलाया जाएगा, ठीक है। जब हरे रंग में पीला रंग मिलाया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, आपको बताना है। हरा ठंडा रंग है और पीला गर्म रंग है, ठीक है, ओके। हरा ठंडा रंग है और जो पीला है वो गर्म रंग होता है, सामान्य यही हम पढ़ते हैं ना। तो आप क्या बताएंगे कि तब वह जब जब हरे में पीला मिलाया जाएगा तो वह गर्म रंग बन जाएगा, जबकि नीला मिलाया जाएगा तब वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ठीक है, ओके। अभी ऐसा ही क्वेश्चन आपने ऊपर सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। जब हरे रंग में पीला रंग मिलाया जाता है तो वह गर्म, जबकि नीला रंग जब मिलाया जाएगा तब वह ठंडा रंग बन जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, 46 का आंसर हो गया हमारा सी। आगे चलिए 47। कहा गया प्रांग रंग चार्ट के अनुसार किस रंग वाली वस्तुएं आकार में बड़ी एवं पास आती दिखाई देती हैं, बताइए। प्रांग रंग के अनुसार कौन से कलर की चीज ऐसा लगे जैसे ऊपर ही आ रही है, पास आ रही है और बड़ी है। पहला है चटक रंग, दूसरा है गर्म रंग, ठंडा रंग या तटस्थ रंग। तटस्थ रंग से कोई वास्ता नहीं है, ठीक है, ओके। अब आप आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47। आप आंसर क्या करेंगे, जो गर्म रंग होते हैं ना जैसे लाल वगैरह, ऐसा लगता है जैसे एकदम आगे को ही आ रहा है ना। आंसर क्या हो जाएगा आपका 47 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जो आपके गर्म रंग होते हैं ये आपके आकार में बड़े और पास आते हुए दिखाई देते हैं। आंसर क्या हो गया, 47 का आंसर हो गया बी। आगे चलिए 48। कहा क्या जा रहा है, ठीक है, ओके जी। कहा ये जा रहा है कि ऐसे ब्लैंक रंग आंखों व मन को शांति, विश्राम, संतोष, शालीनता, आराम के भाव जागृत करते हैं। पहला ठंड रंग, गर्म रंग, उदासीन या फिर आपका विरोधी। देखिए जब शांति, ठंडक, आराम की बात होगी तो आपके कूल कलर, जिसको कोल्ड कलर कहा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 48 का आंसर क्या हो गया, ए हो गया। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा क्या जा रहा है, ठीक है, ओके जी, हाँ। जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। कहा क्या जा रहा है, अधिक शीतल रंग के प्रयोग से, अधिक शीतल रंग के प्रयोग से उत्पन्न होते हैं, क्या उत्पन्न होता है, आपको आंसर करना है, जल्दी से आंसर करिए। अधिक शीतल रंग के प्रयोग से उत्पन्न होते हैं क्या, आपके पास अवसाद है, आपके पास निरस्ता है, साथ ही साथ आपके पास उदासीनता है, और उदासीनता के बाद, ठीक है, हाँ, उदासीनता के बाद आपके पास सभी है। आपको आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 49। आप आंसर क्या कर देंगे, जल्दी से आंसर करिए जी। बिल्कुल, हाँ जी जी, सभी लोग फटाफट से आंसर करिए। हम्म बिल्कुल, आप आंसर क्या कर देंगे, आप आंसर करेंगे अधिक शीतल रंग के कारण अवसाद, निरस्ता और उदासीनता, ये तीनों ही प्रस्तुत हो जाते हैं। 49 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, ओके। ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद है आपको मेरी पूरी बात समझ में आई होगी, ठीक है, ओके। चलिए